व्हाट आर एलिमेंट्री एजुकेशन और उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है अप टू द एज ऑफ 14, जो कि हम अपने आर्टिकल 21A में पहले ही पढ़ चुके हैं। देन इसकी स्टेजेस क्या होती हैं? स्टेजेस है इसमें प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज में कौन सी क्लासेस आती हैं? प्राइमरी स्टेज में भी जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड आती है, सेकंड सेगमेंट में थर्ड एंड फोर्थ आती है। देन है अपर प्राइमरी स्टेज। अपर प्राइमरी स्टेज में क्या आता है? चाइल्ड यूटिलाइज द गेन्ड आइडियाज, जो भी उसने प्राइमरी स्टेज से जो भी आइडियाज गेन किए हैं, जो भी अपनी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नॉलेज गेन की है, उसे वो यूज करता है डे टू डे लाइफ में, तो उसे कहते हैं अपर प्राइमरी स्टेज। फिर उसके बाद आता है कि ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को क्यों दी जानी चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? देखिए इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि भी सब बच्चे जो हैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, उनको जो है सोशल रिलेशनशिप मिले अपनी सोसाइटी से, अपनी कंट्री के लिए लव उनका जागृत हो और साइंटिफिक एटीट्यूड बने, उनका क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो, डिग्निटी ऑफ लेबर की सेंस आए उनमें, बेसिक स्किल्स उनकी डेवलप हो, मास्टरी हो जाए जिस भी लेवल की वो स्टडी कर रहे हैं। ये सब कुछ जो थे ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव अब हम पढ़ेंगे कोठारी कमीशन के हिसाब से इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। देखिए कोठारी कमीशन ने बोला था कि जो भी एज होनी चाहिए बच्चे की क्लास 1 में वो 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पब्लिक जो भी उनका एग्जामिनेशन हो वो कम से कम जब वो 10 साल की स्कूलिंग उनकी हो जाए उसके बाद एग्जामिनेशन होना चाहिए। अब जैसे होते हैं एग्जामिनेशन, उस टाइम इसको अच्छा नहीं माना जाता था, बिकॉज एग्जामिनेशन होंगे बच्चा उसी सेम क्लास में रिटेन होता रहेगा तो वो ड्रॉप आउट्स के चांसेस ज्यादा हो जाते थे। तो इसलिए वो कहते थे कि एग्जामिनेशन बच्चे के जब होने चाहिए जब उसकी 10 साल की स्कूलिंग पूरी हो जाए। देन उसके बाद है एलिमेंट्री एजुकेशन हु प्रेफर नॉट टू स्टडी आफ्टर 14 ईयर। जब मेन मोटो क्या था एलिमेंट्री एजुकेशन का कि जो भी बच्चा 14 ईयर के बाद अगर ना पढ़ना चाहे तो कम से कम वो इतनी जनरल एजुकेशन हो जाए उसे कि उसके बाद वो वोकेशनल कोर्सेज कर सके ताकि वो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट बना सके। बच्चा जब एम्प्लॉयड होगा तो अपने आप ही जो है इकोनॉमिक डेवलप होगी, कंट्री की भी, फैमिली की भी, स्टेट की भी, हर किसी की। तो पर्सनैलिटी भी बच्चे की, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, तो उसकी बेसिक स्किल्स बढ़ेंगी। तो इसलिए ये इसका मोटो था। देन उसके बाद है कि एलिमेंट्री एजुकेशन का ये मोटो था कि रिडक्शन हो स्टेग्नेशन में विद द अचीवमेंट टारगेट ऑफ 80% स्टूडेंट्स। इसका ये मोटो था कि अगर एग्जामिनेशन नहीं होंगे हर क्लास में तो बच्चा फेल भी नहीं होगा और सेम क्लास रिपीट भी नहीं करेगा, उसी को कहते हैं स्टैग्नेशन। और इसी के कारण अगर स्टैग्नेशन नहीं होगी, बच्चों की रिटेंशन बनी रहेगी क्लास 1 से लेकर 8 तक, तो फिर वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं होगी, रिड्यूस होगी। तो ये इसका मेन गोल था कि भी बच्चों की जो मॉरल वैल्यूज हैं उनको भी बढ़ाया जाए। और इसमें जो इन्होंने सबसे मेन बात कही थी, जो कि प्रोविजन दिया था इन्होंने कि बेसिक स्कूल लेवल जो होना चाहिए वो बच्चे के घर से, जो बेसिक स्कूल लेवल जो कि सबसे प्राइमरी है, वो बच्चे के घर से विद इन 1 माइल के अंदर अंदर होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं उसमें इजीली रीचेबल हो। और जो हायर प्राइमरी लेवल था स्कूल्स का वो घर से विद इन 3 माइल्स के अंदर अंदर होना चाहिए ताकि बच्चों को आसानी हो, स्कूल आने में वो इच्छुक रहें और उनके पेरेंट्स जो है इस चीज को डिनाई ना कर पाए। देन ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी के हिसाब से क्या था कि इलिटरेसी को खत्म करना है, हेल्दी एटीट्यूड बनाना है सोसाइटी का, बच्चों का कोऑपरेशन करनी है उनकी कि ताकि वो बेटर सिटीजन बन पाए, सोशली एक्टिव होंगे, दूसरों के साथ मिलेंगे, उनके साथ जो है एनर्जी स्किल्स इन सब को डेवलप करेंगे, तो फिर ये कोऑपरेशन का लेवल है। देन है हेल्दियर हेल्थफुल लिविंग हैबिट्स। हेल्थफुल लिविंग हैबिट्स मतलब कि जब उन्हें जॉब अच्छी मिलेगी तो वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। देन उसके बाद है सब्जेक्टिव स्किल्स अचीवमेंट। अगर वो रिटेन करते हैं तो उन्हें साइंस की, मैथ की, साइंटिफिक नॉलेज होगी, स्किल्स डेवलप होंगी, उनकी इंटेलेक्चुअल और मेंटल स्किल्स डेवलप होंगी, खुद की थिंकिंग पावर बढ़ेगी। देन है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, मतलब कि अपने देश के प्रति भी उनका जो है वो कॉन्शियस होंगे और जैसे फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, आर्ट्स है, इन सब की जो है उन्हें नॉलेज होगी और इसमें फेथ बनेगा वो जो देश की चीजें होती है। डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस वही होती है जैसे नेचर ब्यूटी है, वो जो है नेचर के प्रति वो रिस्पेक्टफुल रहेंगे और फैक्ट्स जो हैं उनके बिलीव करेंगे उन चीजों को। तो ये आता है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में। अब इसकी हिस्ट्री क्या है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं हम। देखिए ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाई है, अगर आपको समझ ना आए हो तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चार्टर एक्ट आया था सबसे पहले जो कि 1813 में आया था। इनका क्या कहना था कि 1 लाख एनम आपको मिलेंगे इंप्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर के लिए, आप ये पैसा जो है इसमें लगाएंगे कि ताकि पढ़ाई को थोड़ा प्रोत्साहन मिले और पढ़ाई जो है लोग स्टार्ट करें अपनी। फिर उसके बाद 2 गुट बन गए थे इसमें जो कि इसके विरोध में बने थे कि जैसे एक थे
ओरिएंटलिस्ट थे जो कि संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन को जो है उनका समर्थन करते थे कि इसमें जो है पढ़ाई होनी चाहिए, संस्कृत में, अरेबिक में, पर्शियन में। लेकिन एंग्लिस्ट जो थे वो सिर्फ इंग्लिश सिस्टम को एडवोकेट करते थे, वो चाहते थे कि सबको जो है लिटरेचर इंग्लिश में ही पढ़ाई जाए। देन आया था मैकले 1 मिनट मेथड जो कि 1835 में आया था। इन्होंने ये बात कही थी कि भाई मुझे ऐसे लोग चाहिए, ऐसे अपने एम्प्लॉयड चाहिए कि भाई जो इंडियन हो ब्लड से और कलर से, लेकिन उनके मोरल, टेस्ट, ओपिनियन जो हो सारे इंग्लिश हो। तो इन्होंने सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन की बात करी थी। इन्होंने कहा था ना तो संस्कृत में पढ़ाई होनी चाहिए, हिंदी में, अरेबिक में, किसी चीज का इन्होंने कोई समर्थन नहीं किया था, सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन का समर्थन किया था। देन था वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया था। ये एक लैंडमार्क साबित हुआ था हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया में। इन्होंने जो है कहा था कि मदर टंग में भी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। देन आया था वर्धा बेसिक एजुकेशन जो कि 1935 में आया था, जो कि गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसको कि नई तालीम और बेसिक एजुकेशन के तौर पे जो है पेश किया गया था। देन उसके बाद आया था सर्जेंट रिपोर्ट जो कि 1944 में आया था, जिसमें आपका आ गया था कि यूनिवर्सल कंपलसरी फ्री एजुकेशन होनी चाहिए सब बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। तो यहां तक था आपका। तो ये सारा बैकग्राउंड था एजुकेशन का। और ये इसके मेन ड्रॉबैक्स क्या थे इंग्लिश सिस्टम के, कि ये इंडिया के नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड था ओनली, ये नीड्स ऑफ फ्री, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को सांत्वना नहीं दे रहा था, अनप्लान्ड था बहुत ज्यादा, इंग्लिश ही डोमिनेट कर रही थी इसमें सिर्फ, सिस्टम जो है वो वेस्टफुल रह गया था, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा था, टू बुकिश था, मतलब कोई इन्हें स्किल्स या बाहर की साइंटिफिक चीजें नहीं बताई जा रही थी, सिंगल ट्रैक था, कोई वोकेशनल, कमर्शियल या टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी। तो ये सब कुछ था इसमें, इस वजह से जो है इसको नेग्लेक्ट किया गया और फिर अपना जो है जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया देन वो उसके बाद फॉलो हुआ। तो ये इसकी आ गई है हिस्ट्री। अभी हम देख रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन या फिर सेकेंडरी एजुकेशन। पहले तो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब समझिए। देखिए यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है कि वो चीज इतनी कॉमन हो कि वो सबके लिए एक जैसी है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सो रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही बच्चे सोते हैं, बाहर बच्चे सोते नहीं है या बड़े सोते नहीं है। जो चीज यूनिवर्सलाइजेशन मतलब हर किसी के लिए एक जैसी हो उसे कहा जाता है यूनिवर्सलाइजेशन, जो कि सबके लिए कॉमन हो, चाहे वो हिली एरियाज पे रह रहा है, चाहे वो प्लेन एरियाज पे रह रहा है, चाहे वो जंगल में रह रहा है, किसी जगह पे भी रह रहा है, वो चीजें जिसके लिए सब कुछ सेम है उसे कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि सबके लिए सेम एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, कोई भी इसमें बायसनेस ना हो, तो उसे कहा जाता है यूनिवर्सलाइजेशन। अब यूनिवर्सलाइजेशन जो है इसके कुछ टाइप्स में डिवाइड की गई है। ये तो मेन टाइप्स में आपको बता देती हूँ। फर्स्ट था इसका प्रोविजन। प्रोविजन के बाद आता है एनरोलमेंट, एनरोलमेंट के बाद आता है रिटेंशन, रिटेंशन के बाद आता है पार्टिसिपेशन एंड देन अचीवमेंट। ये आप खुद भी देखेंगे तो आप बना के लिख सकते हैं, एक बार सिर्फ आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। प्रोविजन का मतलब है कि कोई भी प्रोविजन दिया गया, कोई भी एक जो है फ्रेमवर्क दिया गया, फिर उसके बाद एनरोलमेंट स्टार्ट हुई। जैसे कि आप स्कूल स्टार्ट करते हैं, पहले आप कुछ अपने प्रिंसिपल्स बनाएंगे कि भाई हाँ मुझे ये चीज फॉलो करनी है, ये चीजों की मुझे जरूरत है, तो वो प्रोविजन हुआ कि मैंने आगे दे दिया वो प्रोविजन कि मेरा ये फुलफिल कर दीजिए, मैं फिर स्कूल ओपन करूंगी। देन एनरोलमेंट, एनरोलमेंट मतलब कि कितने स्टूडेंट्स आपके पास एनरोल करवा रहे हैं स्कूल में। देन है रिटेंशन कि भाई आपके पास जैसे मान लीजिए आपने स्कूल नर्सरी से स्टार्ट किया है तो आपके पास 12th तक बच्चे कितने रिटेन रह पा रहे हैं, वो चीज डिपेंड करती है कि आप उन्हें कैसी एजुकेशन दे रहे हैं, कैसी उनकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, कितने ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर रहे हैं, कितना अच्छा आपका टीचिंग सिस्टम है। इन चीजों पर डिपेंड करती है आपकी रिटेंशन, कितने बच्चे कंप्लीट करते हैं। जब तक रिटेंशन नहीं होगी तो पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट हो ही नहीं सकता है। रिटेंशन होनी इसके लिए बहुत जरूरी है। फिर वो रिटेन होंगे बच्चे, देन उसके बाद जो है पार्टिसिपेट करेंगे वो अलग अलग स्किल्स में, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, डिबेट्स में, हर चीज में वो एनरोल कर मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं जाके लास्ट में अचीव करेंगे। जब उनकी स्कूलिंग फिनिश हो जाएगी तो वो जाके आगे एजुकेट होके अपनी जॉब्स पा सकते हैं, अपने फाइनेंशियल स्किल्स जो है डेवलप कर सकते हैं और अपनी वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं यूनिवर्सलाइजेशन में, जिसे कि यूनिवर्सल प्रोविजन कहा जाता है, यूनिवर्सल ऑफ एनरोलमेंट कहा जाता है, यूनिवर्सल रिटेंशन एंड यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन, यूनिवर्सल अचीवमेंट। इसे आप बहुत अच्छी तरह से फ्लो चार्ट से बना के आ सकते हैं या फिर एक फ्लावर के टाइप में भी इसे बना सकते हैं, तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगता है। देन उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्टडीज एजुकेशन, जो सबके लिए थी और कंपलसरी थी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट थी 14 ईयर्स तक की एज के लिए। वो एक बर्थ राइट है बच्चे का और सबको मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है। तो इसमें यह बताया गया था कि ड्यूरिंग द 8th, 5th,
5 ईयर प्लान जो टारगेट था यूनिवर्सलाइजेशन का वो डिवाइड किया गया। मैंने आपको बता दिए हैं पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो इसके प्रोविजन में क्या आता है, प्रोविजन में ये हुआ कि इनका मतलब क्या होता है, प्रोविजन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एंड ऑफ द ईयर 2000 में 94% इंडियन रूरल पॉपुलेशन हैड 1 प्राइमरी स्कूल्स विद इन 1 किलोमीटर। उनके प्राइमरी स्कूल्स जो है अचीव हो गए थे 94% कि वो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर थे। 84% जो है अपर प्राइमरी स्कूल्स अचीव हो गए थे 3 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो इसे कहा जाता है कि प्रोविजन, ये प्रोविजन दे दिया है उन्हें, मतलब बच्चों के फेवरेबल एनवायरनमेंट कर दिया है उनके वेलफेयर के लिए। अब उनको जो है एनरोल होना है स्कूल में और फिर उसके बाद रिटेन करना है उन्हें अपनी टीचिंग स्किल्स से, अपनी एनवायरनमेंट से, अपनी जो हम उनको सुविधाएं दे सकते हैं उन चीजों से। देन उसके बाद वो पार्टिसिपेट करेंगे एंड अचीव करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ड्रॉप आउट्स जितने भी हो रहे थे उन ड्रॉप आउट्स का रीजन फाइंड आउट करना है और उसे सॉल्व करना है, तभी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पूरी हो पाएगी। प्रॉब्लम्स क्या थी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में? प्रॉब्लम थी सबसे पहले जो है फाइनेंस कम था, फाइनेंस इतना नहीं था कि जो है उसे फुलफिल किया जा सके। रीस्ट्रक्चरिंग वहां नीडेड थी बिकॉज ओनली फॉर्मल एजुकेशन जो थी वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे सब बच्चे, तो इसलिए उसमें रिकंस्ट्रक्शन की, रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत थी कि भाई जो है पार्ट टाइम एजुकेशन भी, इनफॉर्मल एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस की जाए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई लोग जो हैं बिल्कुल भी फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे थे और जो अलार्मिंग रेट आ चुका था तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जो है अब लोगों के लिए प्रायोरिटी क्या है पहले वो देखी जानी चाहिए। सबके लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है प्रायोरिटी नहीं थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा जोर जो दिया जा रहा था किसी भी कमेटी कमीशन की तरफ से वो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल या सेकेंडरी एजुकेशन पे जोर दे रहे थे, इसीलिए बच्चे जो है प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन जो है नहीं एनरोल करवा पा रहे थे इतना, क्योंकि जो भी प्रचार हो रहा था बाहर वो सिर्फ आपकी सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे फोकस किया जा रहा था। देन प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेट पीपल्स, इलिटरेट पीपल्स बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी एजुकेशन की। प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल एजुकेशन, देखिए इंडिपेंडेंस के आसपास जो है गर्ल्स के और बॉयज के बीच में बहुत ज्यादा गैप था और इसलिए उनके एजुकेशन पे बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, उस टाइम पॉवर्टी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए ये भी एक रीजन था कि बच्चे जो है नहीं पढ़ पा रहे थे। देन है स्टेग्नेशन एंड वेस्टेज। स्टेग्नेशन का मतलब, वेस्टेज का मतलब क्या होता है कि जो भी बच्चे मान लीजिए उन्होंने एडमिशन लिया था प्राइमरी एजुकेशन में, 1 साल बाद 2 साल बाद वो छोड़ के चले गए हैं, तो उसमें जो भी मनी स्पेंड हुआ है वो वेस्ट हो गया है, चाहे वो जो है टीचर की टीचिंग का टाइम था या फिर बच्चे के पढ़ने का टाइम था, वो भी वेस्ट हो गया है। टाइम एंड मनी की वेस्टेज को कहा जाता है वेस्टेज। तो इसलिए ये किस वजह से होता है? पॉवर्टी की वजह से कि भाई बच्चों को स्कूल छुड़वा दिया कि हमें आगे नहीं पढ़ाना है। लैक ऑफ सुटेबल करिकुलम, और उसके बाद था लैक ऑफ सुटेबल फैसिलिटीज फॉर द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। माल न्यूट्रिशन, बच्चों को अच्छा हेल्दी खाना नहीं मिल रहा था। मेथड ऑफ टीचिंग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। ओल्ड ट्रेडिशंस थे जो कि बच्चे मतलब जल्दी शादी कर दी जाती है, या ये ओल्ड प्रथा जो है वो करी जा रही थी फैमिली के द्वारा। फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ नहीं दे रहा था। तो ये होते हैं वेस्टेज के मतलब किस वजह से वेस्टेज होती है, तो ये उसके रीजंस हैं कि भाई बच्चे क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं स्कूल से। देन स्टेग्नेशन होती है कि फेलियर टू कंप्लीट द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, मतलब जो जिसमें भी मान लीजिए उसने सेकंड क्लास में एडमिशन लिया है तो वो अगले साल भी सेकंड में है, उससे अगले साल भी सेकंड में है, अपने टाइम के हिसाब से जो है वो बढ़ नहीं पा रहा, तो उसे कहते हैं स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन का मतलब होता है स्टॉप, तो वो स्टॉप हो गया है वहां पर। तो किस वजह से होता है? एब्सेंस ऑफ डेफिनेट एडमिशन रूल, वो एडमिशन रूल जो है उनको पता नहीं है, डेफिनेट मतलब उनकी एब्सेंस है उस चीज में, नहीं पता है उन्हें। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, देन उसके बाद अनसुटेबल एटमोस्फेयर और कंडीशंस। देन उसके बाद आता है आपका डिफेक्टिव कैरिकुलम। कैरिकुलम जो है वो रियल लाइफ से जो है बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, इसलिए बच्चे जो है उसे इंटरेस्टिंग नहीं मान रहे थे। मेथड ऑफ टीचिंग जो होना चाहिए वो ट्रेडिशनल होना चाहिए और इंस्पायरिंग होना चाहिए। लो एनरोलमेंट था बैकवर्ड क्लासेस का, वो एनरोल नहीं कर पा रहे थे। देन हैंडीकैप चिल्ड्रन की प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं था। जो है कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन पे कोई जोर नहीं दिया जा रहा था। अनइक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट एरिया में जो है थी, मतलब जैसे कि एक स्टेट में कुछ पढ़ाया जा रहा है, दूसरे स्टेट में कुछ पढ़ाया जा रहा है, उनमें कैरिकुलम बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो ये चीज की दिक्कत आ रही थी। टीचर्स जो है वो हाईली क्वालिफाइड नहीं थी, तो इसलिए ये चीज पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो क्लियर नहीं थे। ऑब्जेक्टिव्स जो थे बच्चों के लिए वो ऐसे नहीं थे कि उनकी स्किल्स डेवलप कर पाए, इसलिए इसमें कमी आ रही थी। तो ये थे आपके कि प्रॉब्लम्स क्या थी यूनिवर्सलाइजेशन होने में। देन उसके बाद आपका आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका,
किस लिए जरूरी है आपकी यूईई? एनरिचमेंट ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल की लाइफ जो है वो अच्छी बन जाती है, बेसिक एंड ग्रेडेड स्किल्स आ जाते हैं, उसमें साइंटिफिक जो है उसकी स्किल्स डेवलप होती हैं, कल्चर वो अच्छी तरह से उसको प्रमोट कर पाता है, प्रिजर्व कर पाते हैं अगर उनको नॉलेज हो तो, न्यू नॉलेज उन्हें मिलती रहती है इस चीज से, वोकेशनल एफिशिएंसी हो जाती है, ज्यादा उनके ऑप्शंस खुल जाते हैं जॉब करने के, लाइफ की क्वालिटी जीने की अच्छी बन जाती है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे बन जाते हैं, और उनको वैल्यूज जो है वो पता लगने लग जाती हैं चीजों की। तो वो सब इसके जो थे सिग्निफिकेंस था। देन मेजर फॉर दी अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ यूई, क्या मेजर्स लिए गए? प्रायोरिटी टू एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रायोरिटी दी गई, रिस्ट्रक्चरिंग की गई, भाई जो बच्चे जो हैं नहीं आ पा रहे हैं फॉर्मल स्कूल्स में तो उनके लिए कुछ अदर नीड्स उनकी फुलफिल करने के लिए अलग अलग तरीके बनाए गए, जैसे कि अगर वो एडमिशन स्टार्टिंग में नहीं ले पाए हैं, जैसे इस टाइम में अप्रैल में मार्च में एडमिशन हो जाते हैं, तो इसमें बीच में भी ऑप्शंस दिए गए कि मल्टीपल एंट्री सिस्टम दिया जाए बच्चों को। देन उसके बाद है गैप्स जो थे, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स एजुकेशन का मतलब है कि उनके बीच में ब्रिज बना दिया जाए कि भाई कंफर्टेबल हो, वो को एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। देन उसके बाद था कि फाइनेंस जो है फाइनेंशियली भी इस चीज को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि फंड्स वगैरह दिए जाएं। देन उसके बाद था क्वालिटी एजुकेशन जो है रूरल चिल्ड्रंस को भी दी जाए, इनके लिए भी कोई प्रावधान बनाया जाए कि भाई SC/ST के बच्चों को भी अच्छी तरह से एजुकेशन मिल पाए। देन उसके बाद था कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो नई नई टाइप की डेवलपमेंट की जाए, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स यूज किए जाएं, बच्चों को रिसर्च वर्क करवाया जाए, प्ले मटेरियल उनको दिया जाए ताकि उनका मन लगे स्कूल में। देन उसके बाद था कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन सेट जो हो उसको भी एम्फोर्स किया जाए कि भी सारे जो है सेकेंडरी एजुकेशन को ही एम्फोर्स कर रहे थे, प्राइमरी एजुकेशन को भी जो है वो अप्लाई किया जाए, उनका भी प्रॉपरली जो है एक पाथ बने जिससे कि प्राइमरी से फिर सेकेंडरी में बच्चे ट्रांसफर हो। फैमिली प्लानिंग पे एजुकेशन देनी चाहिए। देन उसके बाद था कि स्टेट्स विद लो एनरोलमेंट, जिन स्टेट्स में बिल्कुल ही कम एनरोलमेंट हो रहा था उन स्टेट्स पे स्पेशल ध्यान दिया जाए कि भाई उनको मोटिवेट किया जाए, प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन को बंद किया जाए, तभी एनरोल कर पाएंगे बच्चे और तभी रिटेन कर पाएंगे। देन उसके बाद पुअर स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी दी जाए, जैसे मिड डे मील है, फ्री उनको बुक्स दी जाएं, इस टाइप की चीजें उनको प्रोवाइड की जाएं ताकि वो बच्चे भी मोटिवेट हो सके। कैरिकुलम जो है वो रिन्यू होना चाहिए ताकि बच्चों को और अच्छा लगे, टीचिंग मेथड्स न्यू यूज होने चाहिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी स्ट्रेंथन किया जाए कि भाई जो बच्चे फॉर्मल प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए और थोड़े से तरीके बनाए जाए जिससे कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने लोकल जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंग ग्रो कर पाए, उसके अकॉर्डिंग उनकी स्कूलिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीजें थी जो कि इसमें यूज हुई थी। तो ये आपका था यूनिवर्सलाइजेशन, इसमें शायद यही आता है सारा, यूनिवर्सलाइजेशन में मैंने आपको सारा बता दिया है। और यूनिवर्सलाइजेशन जो है वो इंक्रीज भी हो रही है, इंस्टीट्यूट भी इंक्रीज हो चुके हैं अब, और अब जो है ये काफी हद तक अचीव भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से जो 100% का एम था वो अभी भी अचीव नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर स्टिल स्ट्रगलिंग जारी है। देन उसके बाद टर्म आती है वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं यूनिवर्सलाइजेशन में। तो वेस्टेज आपको पता है क्या होती है, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो जाते हैं उनकी खुद की टाइम की वेस्टेज होती है, फंड्स की वेस्टेज होती है, टीचर के टाइम की वेस्टेज होती है, उसे कहा जाता है वेस्टेज। तो इस चीज को खत्म किया जाए ताकि आगे जो है एजुकेशनल सिस्टम इंप्रूव हो सके। प्रॉब्लम्स क्या थी ड्रॉप आउट की, किस वजह से हो रहे थे ड्रॉप आउट या स्टेग्नेशन, किस वजह से हो रहे थे? इनएफिशिएंट टीचिंग, कि भी उनको टीचिंग जो है इतनी समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज टीचर की क्वांटिटी बहुत ही कम थी एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स के, तो टीचिंग जो है फुल जस्टिस नहीं दे पा रही थी अपनी क्लासेस को बच्चों को, और टीचिंग मटेरियल भी जो है उनकी सप्लाई भी पूरी नहीं थी। इररेगुलर अटेंडेंस, बच्चे जो है नहीं आ पा रहे थे, जैसे उनकी लोकल नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, किसी के एग्रीकल्चर की नीड थी, किसी के कुछ था, तो बच्चों को भी अपनी हेल्प के लिए रखते थे, तो अकॉर्डिंग टू देम वो बनानी चाहिए थी। देन उसके बाद है फिजिकल हेल्थ, कई बच्चे जो है वो माल न्यूट्रिशन हो गए थे, तो उनको जो है कुछ ऐसी स्कीम्स दी जानी चाहिए थी जिनके कारण की वो स्कूल आते और उनको जो है प्रॉपर हेल्दी खाना मिलता। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर जैसे ज्यादा जोर दिया जाता था, तो बच्चे जो है उससे डर के मारे या उसमें जब पास नहीं होते थे, अपनी चीजें अचीव नहीं कर पाते थे, तो उसकी वजह से भी जो है ड्रॉप आउट्स हो जाते थे। फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर एट होम में क्या था कि भी उनके कोई भी ट्रेडिशन नहीं था ऐसे लर्निंग का, क्योंकि जो बच्चा मान लीजिए जिसके बाबा पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो अपने बच्चे को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा उनके घर का माहौल अलग ही होगा, और वो
अपने बच्चों को भी जो है मोटिवेट कर पाएंगे। स्कूल टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा रिजिड थी, जो कि हर किसी के लिए फुलफिल करना मुश्किल था, और हॉलीडेज भी जो है लोकल नीड्स के हिसाब से नहीं होती थी। डल कैरिकुलम जो था, बुक्स जो थी बहुत ही हैवी लोड मानते थे बच्चे इसे, वो इंटरेस्ट कम लेते थे, उनको लर्निंग नहीं हो पाती थी इतनी। देन है उसके बाद स्टेग्नेशन इन क्लास वन में स्टेग्नेशन किस वजह से होता था, क्योंकि ओवर क्राउडेड होती थी क्लास। टीचिंग जो है स्टार्टिंग में बिल्कुल पुअर होती थी, नहीं समझ आता था अच्छी तरह से बच्चों को, इस वजह से भी होता था। हेट्रोजेनिटी मतलब कि कई बच्चे जो है स्टार्टिंग में एनरोल कर रहे हैं, कई बीच में आ रहे हैं, तो फिर वो एडजस्टमेंट की दिक्कत हो जाती थी बच्चों को एक दूसरे के साथ। फ्रेश एडमिशन होते ही रहते थे पूरे साल। देन उसके बाद है कि इनेबिलिटी ऑफ टीचर, वो प्ले वे यूज नहीं कर रही थी, कोई टीचिंग एड ऐसा यूज नहीं कर रही थी जिससे कि बच्चे जो हैं अट्रैक्ट हो सके। इनएक्सपीरियंस टीचर थी जो कि क्लास 1 को पढ़ाती थी, इसलिए भी बच्चे जो है वो अपना मोटो अचीव नहीं कर पाते थे और वो ड्रॉप आउट कर जाते थे। पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स अगर गरीब होंगे तो वो अर्निंग के लिए हेल्प करने की सोचेंगे कि बच्चों को मेरी अर्निंग में हेल्प करे, तो इसलिए भी वो पढ़ाने में उन्हें इंटरेस्टेड नहीं होते थे। देन सजेशंस क्या दी गई कि प्रोविजन ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, भाई जो बच्चा फॉर्मल नहीं पढ़ सकता, लगातार नहीं पढ़ सकता, तो उसकी एडमिशंस के, करिकुलम वर्क के, प्लेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के, सब कुछ जो है लोकल नीड्स के हिसाब से होनी चाहिए। देन है स्कूल टाइमिंग्स एंड वेकेशन। स्कूल टाइमिंग एंड वेकेशन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये सिंक्रोनाइज होने चाहिए सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स के, ताकि पेरेंट्स की भी बच्चा हेल्प कर सके और अपनी जो है एजुकेशन को भी बीच में ना छोड़े। देन है चेंजिंग एडमिशन पॉलिसी। एडमिशन पॉलिसी चेंज होनी चाहिए कि भी क्लास 1 के बच्चों का एडमिशन इस टाइम पे होगा और इस टाइम के बाद बंद हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट ईयर ही होगा। देन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू नीडी स्टूडेंट, जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, जैसे मिड डे मील है, उनको फ्री यूनिफॉर्म दे दी, फ्री बुक दे दी, ताकि वो बच्चे भी मोटिवेट हों। एजुकेटिंग पेरेंट्स जो है एजुकेट होने बहुत जरूरी है, इसलिए एडल्ट की जो लिटरेसी है उसको खत्म किया जाना चाहिए, उनको भी लिटरेट होने का मौका दिया जाना चाहिए। रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए छोटी स्टेज में बच्चों के, मिडिल स्टेज में बच्चों के जो है नेक्स्ट क्लास में उन्हें ऑटोमेटिकली प्रमोट कर देना चाहिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहें अपने पढ़ाई को लेकर। रिफॉर्मिंग कैरिकुलम की भी उनका कैरिकुलम जो है वो दोबारा से बनना चाहिए, उनके ऐसे कैरिकुलम होने चाहिए जो उनको लाइफ की रियलिटी और उन चीजों का रिसोर्सफुल उन्हें फील हो, अच्छा लगे। पार्ट टाइम एजुकेशन भी प्रोवाइड होनी चाहिए, कई बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ सकते तो उनको पार्ट टाइम भी मिलना चाहिए। रिमूविंग सोशल एवल, जो कि ये जैसे मैरिज हो जाती है छोटी एज में या इस तरह की जो भी चीजें हैं वो प्रथाएं खत्म होनी चाहिए। स्कूल को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएं, ओवर क्राउडेड ना रखें, टीचर्स जो हैं वो वेल एजुकेटेड हो, उनकी भी ट्रेनिंग हो, इस टाइप की चीजें होनी चाहिए। एस्टेब्लिशिंग अपग्रेडेड स्कूल होने चाहिए जिसमें कि फैसिलिटीज ज्यादा हो, फंड्स मिले उन्हें प्रॉपर, तो उस तरह के स्कूल होने चाहिए। देन उसके बाद है इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या होता है, इक्वलाइजेशन का मतलब है कि सबको इक्वल अधिकार मिलने चाहिए, किसी में भी बायसनेस ना रहे। मतलब जो बच्चे प्राइमरी स्टेज में किस लिए एनरोल नहीं कर पाते, या तो वो पिछड़े वर्ग के हैं या फिर उनके साथ कुछ ना कुछ भेदभाव हो रहा है, कास्ट की वजह से, ट्राइब्स की वजह से, किसी भी चीज की वजह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वीकर सेक्शंस में है, पॉवर्टी में है, किसी भी चीज के कारण अगर वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं तो उसमें जो है इनइक्वालिटी होती है। हमें इक्वलाइजेशन कैसे करनी है वो हम अब देखते हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इनइक्वालिटी की, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इनइक्वालिटी होनी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में इनइक्वालिटी होनी, इनइक्वालिटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होनी, अनइक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलनी डिफरेंट एरियाज में, इनइक्वालिटी जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में, जैसे कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, डिफरेंट कास्ट को, हर चीज़ को जो है अलग अलग एजुकेशन प्रोवाइड करनी, वो इनइक्वालिटी का कारण होता है। इसके कॉजेज क्या क्या हैं, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉज है, जो कि बच्चे हैं आपके पिछड़े वर्ग के हैं या किसी ऐसे शेड्यूल ट्राइब में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। वेरिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब कि कुछ लोग जो हैं वो पॉवर्टी में आते हैं, कुछ लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, कुछ लोग डिप्राइव्ड हैं, वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। लैक ऑफ सुटेबल एंड एडिक्वेट एकोमोडेशंस, जैसे कि जो भी स्कूल चल रहे हैं उनमें ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। देन उसके बाद क्वालिफाइड टीचर नहीं है, पर्टिकुलरली वुमेन टीचर्स नहीं है ट्राइबल एरियाज में। देन उसके बाद है आपका ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही हैं उन्हें। फिर आपकी लिटरेसी लेवल जो है स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में, लोकेलिटी में वो डिफरेंट है, कि एक स्टेट की दूसरी स्टेट से डिफरेंट है। अगर कोई बंदा मूव करता है तो उसको बड़ी दिक्कत आती है वहाँ से मतलब अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने में। देन उसके बाद है कि आप
बच्चे इनएक्सेसिबल हैं कि भाई जैसे हिली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, तो वो बच्चे जो हैं वहाँ पर जाने के नहीं होते, उनको सुविधाएं प्रोवाइड नहीं होती। फिर रिकमेंडेशन क्या दी गई कि भाई बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज को भी जो है एजुकेशन इक्वली मिले जितनी की, ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट किया जा रहा है, अलग अलग स्टेप्स थोड़े से उसमें ऐड किए जा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को अगर सिर्फ समझ भी लेंगे ना, आप इनको ब्रीफ में देख भी लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है, क्योंकि ये समझने की चीज़ें हैं, रट्टा मारने की नहीं है। जैसे कि प्रोविजन ऑफ हॉस्टल्स जो है उनका प्रोविजन होना चाहिए, जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी बच्चों की। देन उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए प्रॉपर, जिनको कि मान लीजिए अगर ट्राइबल एरियाज में उनको जॉब करनी है, तो उनको उस चीज़ के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगी, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि आपको उनके कल्चर और उनके एरियाज के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पे आप टीचर बन के जा रहे हैं। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स, इसमें ये गलत लिख रखा है, इकोनॉमिक इंसेंटिव बच्चों को देना चाहिए, पेरेंट्स को नहीं देना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो हैं इस चीज़ का यूज़ कर सकें और अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रख सकें। देन है एनकरेजमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल पेरेंट्स, उनको एनकरेज करें आप कि भाई आप भी पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को और इसके इतने फायदे हैं, ताकि जो हैं वो बच्चे भी एजुकेट हो पाएं। सुटेबल स्कूल एकोमोडेशन होनी चाहिए, ऑडियो विजुअल एड यूज करी जानी चाहिए एज अ टीचिंग मटेरियल, करिकुलम जो है वो सुटेबल होना चाहिए स्कूल के लिए, स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए टैलेंटेड स्टूडेंट्स को। ऐसा ना हो कि जो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कोई वीक हैं और उनके बीच में टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी उनकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ भी हैं, उनको एक सुटेबल जो है एनवायरमेंट देना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो और अच्छी तरह से बढ़ सके अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, चाहे वो किसी भी कलर के हैं, कुछ भी उनमें बायसनेस नहीं रहनी चाहिए। देन उसके बाद है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्हीं की मदर टंग में पढ़ाया जाए स्टार्टिंग में उन्हें। इंप्रूवमेंट इन टीचर कम्युनिटी रिलेशनशिप इंप्रूव होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो फ्रीडम से किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएं, चाहे कोई गेम्स है, चाहे कोई ट्रेनिंग हो रही है, उसमें ईजिली पार्टिसिपेट कर पाएं। तो ये आपका फिनिश हो जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एजुकेशन फॉर ऑल। जो अभी हम इक्वालिटी की बात कर रहे थे, ये भी सेम वही बात है कि एजुकेशन सबके लिए है, पूरी यूनिवर्सल एजुकेशन है। ऐसा नहीं है किसी एक कास्ट के लिए है या किसी एक नेशनैलिटी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बच्चों का बर्थ राइट है ये एजुकेशन, और सबको मिलनी भी चाहिए। देन मीनिंग क्या है एजुकेशन फॉर ऑल का, कि एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सल है चिल्ड्रन के लिए। 6 to 14 ईयर्स तक की एज के लिए कंपलसरी है वो स्कूल में एडमिशन लें और उसको कंप्लीट करें, और फिर उसके बाद अपनी हायर एजुकेशन करें। पीपल जो हैं 15 to 35 के एज के जो हैं उनको भी एजुकेट किया जाना चाहिए, लिटरेट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं 6 to 14 ईयर के बीच में और वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और इनफॉर्मल एजुकेशन उनको नहीं मिल पाती है, तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे कि 15 to 35 की एज में वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएं। मैक्सिमम ह्यूमन रिसोर्सेज मिलने चाहिए, असेंशियल नीड्स पूरी होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, ताकि जो है एवरेज एज भी पर्सन की इंक्रीज हो सके। वो जो चाहे इसमें 40 to 45 की एजुकेशन के मतलब एज के बंदे जो है एजुकेशन के लिए अप्लाई हो, तो उनके लिए भी एजुकेशन टू ऑल होनी चाहिए। एजुकेशन फॉर ऑल मीन्स कि एजुकेशन जो है हर लोग तक पहुंचे, हर सोसाइटी तक पहुंचे और हर ट्राइब तक पहुंचे, उसमें कोई भी बायसनेस ना हो, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट है, चाहे वो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो वुमेन्स हैं, और चाहे वो हैंडीकैप्ड्स हैं, और चाहे इकोनॉमिकली बैकवर्ड है मतलब पॉवर्टी में है। तो इसलिए सब तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, उसको कहा जाता है कि एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें हम सबको पता है कि नेशनल लेवल पे इसको जो है अचीव करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रूल बना दिया था, जैसे 21A के अंदर आर्टिकल के अंदर कि 6 to 14 ईयर के बच्चे जो हैं फ्री एजुकेशन लेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, बैकवर्ड्स को, वुमेन्स को, माइनॉरिटीज़ को। नेशनल लिटरेसी कैंपेन चलाए जाने चाहिए पूरी कंट्री में, ताकि लोग अवेयर हों और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। मिड डे मील स्कीम्स दी जानी चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म उन्हें फ्री दी जानी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स फ्री दी जानी चाहिए, ताकि वो और मोटिवेट हों पढ़ने के लिए। एफर्ट्स बीइंग मेड एट इंटरनेशनल लेवल टू अचीव द गोल, इसमें क्या है कि मदर टंग में पढ़ाई करवाई जानी चाहिए, अर्ली एजुकेशन जो है बच्चे को, ताकि उसे इंटरेस्ट आए पढ़ाई में। उनके जो डिस्टेंस होता है चाइल्ड का स्कूल से, वो सब कुछ जो है मेंटेन रख के फिर तभी उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए। छोटे छोटे स्कूल जो हैं अलग अलग ग्रेड के खोल दिए जाने चाहिए लोकेलिटीज़ में। देन उसके बाद है कि डिस्टेंस एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाना चाहिए, कई बच्चे जो हैं रेगुलर नहीं आ सकते हैं। फ्लेक्सिबल इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए बैकवर्ड ग्रुप्स के लिए, ताकि वो सब जो हैं एजुकेशन ले सकें। देन उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब कि DPEP।
अभी हम एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसे एनसीईआरटी बोला जाता है। हम देखिए बुक्स भी पढ़ते हैं स्कूल्स में, एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं जो कि सभी स्कूल में एक जैसी होती हैं। तो ये जो है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये एकेडमिक विंग है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की, फुल्ली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है ये। एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन की बात की जाती है इसमें। ये हर तरह की वो पॉलिसीज में हेल्प करती हैं स्टेट की और डिस्ट्रिक्ट की, जो कि एडवाइस करती है, असिस्ट करती है कि बेटरमेंट के लिए स्कूल एजुकेशन को कैसे बेटर किया जाए। उसमें ये स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है और स्टेट लेवल होते हैं उनको एडवाइस करती है और असिस्ट करती है। तो अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं मेन वो देख लेते हैं हम, कि ये जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है डिफरेंट एरियाज में कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है वो बताया जाता है इसमें। और ऑर्गेनाइज की जाती है प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग। इसमें जो है सर्विस ट्रेनिंग पे टीचर्स की बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, ताकि टीचर्स जितनी अच्छी होंगी, जितनी क्वालिफाइड होंगी, उतना ही अच्छा जो है वो बच्चों को डिलीवर कर पाएंगी। स्टडी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स जो भी हैं, जैसे कि गर्ल्स से रिलेटेड हैं या कोई भी दिक्कत आ रही हैं बच्चों को पढ़ाई में या उनके डेवलपमेंट में, तो उसको भी जो है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उन इश्यूज को जो है ये रेमेडियल एक्शंस देंगे। देन उसके बाद है टू अंडरटेक स्टडीज, इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे किए जाएंगे प्रॉपर, कि आप जनता क्या चाहती है, जो है एजुकेशन पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या बेटरमेंट होने चाहिए, वो अलग अलग जगह पे सर्वे किए जाएंगे। देन उसके बाद है कि क्लासेज में जो है साइंस की, मैथमेटिक्स की एजुकेशन होनी चाहिए, रिसर्च वर्क पे जोर दिया जाना चाहिए, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस जो है वो कंडक्ट की जानी चाहिए, सारी एजुकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, वो सेम करिकुलम फॉलो किया जाना चाहिए। देन उसके बाद है एजुकेशन कंप्यूटर सेंटर्स जो है स्कूल में बनाए जाने चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाने चाहिए। देन उसके बाद आता है ट्रेनिंग्स दी जानी चाहिए टीचर एजुकेटर्स को, प्रिंसिपल्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को, ताकि वो जो है स्कूल एजुकेशन में बेटर रोल प्ले कर सकें। देन उसके बाद आता है कि एनकरेज करें इनोवेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन को, टीचर एजुकेशन को और एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड, जो भी डिसेबल्ड चाइल्ड है, हैंडीकैप चाइल्ड है, उनकी भी एजुकेशन को जो है प्रमोट किया जाना चाहिए। जॉइंट वर्क किया जाना चाहिए इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, ताकि वो भी जो है फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। कंडक्ट, मॉनिटर एंड पब्लिश द रिजल्ट्स ऑफ नेशनल ट्रेनिंग सिस्टम्स, इन पे जो है जोर दिया जाना चाहिए और इनको जो है मॉनिटर किया जाना चाहिए। ये सब कुछ आता है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट मतलब कि वो पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट की हो गई है, एनसीईआरटी के अंडर ही आती है वो, बल्कि स्टेट के भी अंडर आती है। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं स्टेट की, जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च है, इसको भी जो है एनसीईआरटी का ये काउंटर पार्ट है, उसी के अंडर आती है। एनसीईआरटी जो पॉलिसी लगाती है, जो कि पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में लगाई जाती हैं, सब सारे स्टेट्स के लिए, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तो स्टेट उसे कैसे फॉलो करता है, क्या क्या चीजें उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो इसमें बताया गया है। कि इंप्रूवमेंट इन दी प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम को इंप्रूव किया जाना चाहिए, कैरिकुलम जो है वेरियस सब्जेक्ट के उनको डेवलप किया जाना चाहिए, मोटिवेट किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, जो भी फील्ड ऑफ एजुकेशन में हम किस तरह से बेटर कर सकते हैं उसका सर्वे किया जाना चाहिए। प्री सर्विस और इन सर्विस एजुकेशन जो है टीचर्स की और सुपरवाइजर्स की, उसको जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए उनके लिए। देन उसके बाद है कि न्यू टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी लगानी चाहिए फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, इवेल्युएट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स अलग अलग टाइप के, ताकि उसमें जो है टीचर्स हिस्सा ले सकें और जो है बच्चे भी जो हैं और ज़्यादा मोटिवेटेड बने। देन उसके बाद है न्यू पॉलिसीज सेंटर के लिए, स्टेट के लिए क्या इंप्लीमेंट करनी है, वो भी इसी के अंडर आती हैं। देन फंक्शंस क्या होते हैं इसके? फंक्शंस इसके होते हैं कि ये जो है इन सर्विस, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, इन सर्विस और जो प्री सर्विस होती हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती हैं। ये इन सर्विस प्रोग्राम्स होते हैं इनके, जो कि टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर एजुकेटर के लिए होते हैं। देन उसके बाद आता है आपका कि ऑर्गेनाइज करते हैं ये प्रोग्राम्स को, लाइक कोरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज जो होते हैं, कैसे आप पढ़ाएंगे उन्हें, ओवरऑल परफॉर्मेंस उनकी कैसी आएगी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसी होएगी टीचर्स की, वो ये बताते हैं। कोऑर्डिनेट किए जाते हैं प्रोग्राम्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट टीचर्स एसोसिएट इन दी स्टेट। अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट टीचर्स को जैसे है अलग अलग जगह से बुलाया जाता है और उनके प्रोग्राम्स जो किए जाते हैं, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सकें और जो है अपने अपने व्यूज दे सकें, आइडियाज दे सकें। टीचर्स के लिए वर्कशॉप लगाई जाती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन के लिए। देन उसके बाद है कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है टीचर्स किस तरह से यूज कर सकती हैं सेकेंडरी एजुकेशन में, सीनियर सेकेंडरी में, वो इनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उनके ट्रेनिंग दी जाती है। इनको कैरिकुलम कैसे टीचर्स प्रिस्क्राइब करती हैं, क्या फॉलो करती हैं एलिमेंट्री स्टेज पे और प्री स्कूल्स में, उन सब के ऊपर भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। देन उसके बाद आता है ये स्टूडेंट्स को और टीचर्स को गाइड करते हैं टू पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल साइंस एग्जीबिशन
एप्लीकेशंस, ताकि बच्चों को और ज़्यादा रिसर्च वर्क में मोटिवेशन मिले। टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि ऑडियो विजुअल एड वो कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने स्कूल्स में। देन उनको जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए मोटिवेट किया जाता है कि भी उनको उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आपको लगाने चाहिए ताकि बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वेरियस प्रॉब्लम के लिए जो भी एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है, कि टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचर को करिकुलम की कितनी नॉलेज है, प्री स्कूल में, एलिमेंट्री में, सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में, वो सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और उसकी जो है रेमेडियल एक्शंस लेने चाहिए। देन उसके बाद आता है इनके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ SCERT बता दिया है। देन फंक्शंस ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ SCERT वो क्या होते हैं, ये है आपका फंक्शंस ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ SCERT। इसमें सबसे पहला आता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन। इसमें क्या है, इन सर्विस ट्रेनिंग दी जानी चाहिए टीचर्स को, फॉलो अप और इंस्पेक्शन की जानी चाहिए, स्कूल्स की साइंस यूनिट बनाई जानी चाहिए वेरियस क्लासेस के लिए, और साइंस एग्जीबिशन जो है एनुअली डिसाइड करनी चाहिए, अरेंज करनी चाहिए, तहसील के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट लेवल्स के लिए, सेमिनार्स लगवाने चाहिए स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए। देन किट उन्हें दी जानी चाहिए, साइंस बुक्स उन्हें दी जानी चाहिए रीजनल लैंग्वेज में, और जो हैंड बुक्स हैं उनकी वो डेवलप होनी चाहिए और टीचर्स को दी जानी चाहिए। देन उसके बाद है साइंस पेपर रीडिंग कॉन्टेस्ट ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए ताकि बच्चों का रिसर्च वर्क में जो है इंटरेस्ट बने। नेक्स्ट आपका आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेल, जो कि आपकी एजुकेशन की इंप्रूवमेंट और उसकी स्प्रेडनेस कर सके, इस टाइप का एक सेल मतलब कि इस टाइप का एक जो है डिपार्टमेंट बनाया जाना चाहिए जिससे कि वो स्प्रेड कर सके और इंप्रूव कर सके आपकी स्कूल एजुकेशन को। देन है इवैल्यूएशन यूनिट, जो कि इवैल्यूएशन यूनिट क्या होती है, जैसे एग्जामिनेशन होते हैं, इंटरनल असेसमेंट होते हैं, तो वो जो है लिए जाने चाहिए और जो है वो सेलेक्टेड स्कूल्स में होने चाहिए। देन उसके बाद है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर टीचर के लिए कोर्स करवाए जाने चाहिए, ट्रेनिंग कोर्सेज, होल्डिंग कैरियर कॉन्फ्रेंसेज, कैरियर आप किस तरह से बना सकते हैं वेरियस फील्ड में। वोकेशनल में यही है कि पढ़ाई से अलावा भी आपके कैरियर बन सकते हैं, वो किस किस फील्ड में आप कर सकते हैं, तो वो आपकी जो इस पे है कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए। देन अरेंजिंग एजुकेशनल एंड कैरियर टॉक्स, ऐसी डिबेट्स होनी चाहिए या टॉक्स होनी चाहिए, कुछ इस टाइप के मोटिवेटेड लेक्चर्स होने चाहिए जो कि बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट करें। फिर सर्वे यूनिट है जो कि सर्वे किए जाने चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन्हें फिर ठीक किया जाना चाहिए। इन सर्विस ट्रेनिंग यूनिट में क्या होता है, टू डेवलप टीचर की नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड को डेवलप किया जाता है। अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए टीचर को, कि उनका जो उनके बैकग्राउंड को, एप्टीट्यूड को, टैलेंट को और चॉइस को सूट करे, उस टाइप की उनको अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं DIET। अब वो था स्टेट का, सबसे पहले हम नेशनल पढ़ा, फिर स्टेट का आया, अब डिस्ट्रिक्ट का है। डिस्ट्रिक्ट का स्टेट के भी अंडर आता है, मतलब ये स्टेट का जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च थी उसका भी काउंटर पार्ट है ये। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे सबसे पहले नेशनल NCERT आ गई आपकी 1960 में, फिर स्टेट काउंसिल आ गई आपकी 1970 में, फिर इसकी भी जरूरत पड़ी ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज के लिए ताकि वो और ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा मजबूत बना सके एजुकेशन को। क्योंकि देखिए पहले अगर कुछ भी नेशनल लेवल पे हो रहा था तो वो स्टेट्स जो हैं उसमें नज़र नहीं आ रहे थे कि प्रॉपर जो है क्या चीज़ वो इंप्लीमेंट करें, क्या चीज़ वो करें। अब एक स्टेट भी इतना बड़ा होता है कि उसमें 21 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 25 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो फिर वो सारे को वॉच नहीं कर सकता। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी एक ऐसा एजुकेशनल रिसर्च प्रोग्राम कर देना चाहिए कि जिससे जो है वो प्रॉपर आगे की तरफ अवेयर हो और मोटिवेट कर सके लोगों को। इसके फंक्शंस क्या होते हैं कि एजुकेशन जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो यूनिवर्सलाइजेशन होनी चाहिए, उसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए और एजुकेशन होनी चाहिए। वुमेन एजुकेशन पे भी जोर दिया जाना चाहिए। इक्विटी एंड सोशल जस्टिस की बात की गई है इसमें। वोकेशनलाइजेशन होनी चाहिए सारी एजुकेशन में। एग्जामिनेशन जो है वो रिफॉर्म होने चाहिए, इतने टफ नहीं होने चाहिए ताकि बच्चा एक क्लास दूसरी क्लास में ना जा पाए। देन उसके बाद है ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, इसमें कैसी होनी चाहिए। इसमें मेन जो है ट्रेनिंग पे ही फोकस किया गया है सब में, कि टीचर की ट्रेनिंग हो और बच्चों को जो है अच्छे रिसोर्सेज, अच्छे टीचिंग एड्स वो दे सकें ताकि बच्चे भी इंटरेस्ट से पढ़ सकें और उनकी जो है स्किल्स डेवलप हो। इसमें सबसे पहले है टीचिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टारगेट, जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग है, उनमें बोथ प्री सर्विस एंड इन सर्विस में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, हेडमास्टर्स को दी जानी चाहिए, हेड ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को दी जानी चाहिए, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, ऑफिसेज होते हैं, उनको दी जानी चाहिए। इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर्स जो होते हैं नॉन फॉर्मल के और एडल्ट एजुकेशन के, उनको भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। मेंबर्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के, विलेज एजुकेशन के या कम्युनिटी लीडर्स जो होते हैं, यूथ होते हैं, वॉलंटियर होते हैं, उन सबको भी जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। रिसोर्सेज जो भी हैं, पर्संस जो सारे के सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं
तो उनको भी जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है एकेडमिक एंड रिसोर्सेज। इसमें क्या है, सपोर्ट टू द एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन विद डिस्ट्रिक्ट इन अदर वे, जैसे कि एक्सटेंशन एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन विद फील्ड। देन उसके बाद है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ रिसोर्सेज एंड लर्निंग सेंटर्स फॉर टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर, डेवलपमेंट ऑफ लोकली रेलिवेंट अवेलेबल मटीरियल, टीचिंग एड्स। ये सब चीजें जो हैं इनको भी मतलब ये क्या बताया जा रहा है इसमें कि एकेडमिक और रिसोर्स, मतलब जो भी इस एजुकेशन से रिलेटेड रिसोर्सेज चाहिए, एकेडमिक रिसोर्सेज चाहिए, वो सब प्रोवाइड किए जाने चाहिए। जैसे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसको भी जो है प्रॉपरली प्रोग्राम किया जाना चाहिए। जितने भी टीचिंग मटेरियल चाहिए, टीचिंग एड चाहिए, उनको भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ये सब कुछ आता है इसमें। देन एक्शन, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन पे भी जोर दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों की जो है साइंटिफिक स्किल्स भी डेवलप हों। स्पेशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ये होता है कि स्पेसिफिक नॉलेज स्किल्स, मतलब किसी भी चीज स्किल की आपको नॉलेज होना, कि आपके टैलेंट की, आपके चॉइस की, किसी भी चीज की, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर टैलेंट में आपको उसकी नॉलेज होने को वोकेशनलाइजेशन कहते हैं, वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन कहते हैं उसकी। तो इसके अलग अलग टाइप से हैं, जैसे कि कॉमन इसका व्यू मैंने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग होना या आपकी एजुकेशन होना किसी भी स्पेसिफिक वोकेशन में। देन इसका सेकेंडरी एजुकेशन में क्या मीनिंग है कि सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है वो कहता है कि वोकेशनली आप कितने एफिशिएंट हैं, मतलब किसी फील्ड में आप कितने एफिशिएंट हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सिलाई बुनाई में एफिशिएंट है, कोई जो है एग्रीकल्चर फील्ड की पढ़ाई में एफिशिएंट है, तो उसी कहा जाता है किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में आप एक्सपर्टीज हैं तो वो आपकी वोकेशनल एजुकेशन होती है। देन उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो नॉट प्योरली वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन हमेशा ये कहता है, जैसे नीचे भी आई हुई है इंडियन एजुकेशन कमीशन, वो ये कहता है कि कभी भी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता अगर आप खाली जो है वोकेशनल स्टडीज कर रहे हैं, आपको उसके साथ जनरल स्टडी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि कभी भी जो है वोकेशनल एजुकेशन आप अकेले नहीं ले सकते हैं, उसके साथ जनरल एजुकेशन लेंगे तभी उसका कुछ मतलब निकलेगा और आपको कुछ चीज़ जो है लर्न होगी। तो ये जो है ये लिंक्ड है एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, जैसे कि आपको मान लीजिए नौकरी पानी है आगे, आपका एम जो है एजुकेशन का वो सिर्फ है कि अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना, तो आप वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं अगर आपको जो है एकेडमिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। नीड किस लिए है इसकी, देखिए नीड किस लिए है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करता है ये, इसमें वेरियस एबिलिटीज हो जाती हैं, एप्टीट्यूड बढ़ता है स्टूडेंट का क्योंकि उसका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में, इसलिए उसको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बनता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है कंट्री, क्योंकि अगर बच्चा जो है वो एम्प्लॉयड होगा तो कंट्री भी अपने आप एम्प्लॉयड हो जाएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उसकी। जो सोशल एडजस्टमेंट है वो करनी आ जाती है बच्चे को, बिकॉज जो है एकेडमिक में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं या एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जो है उनको वो एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता। तो इसलिए अगर वोकेशनलाइज स्टडीज होंगी उनको तो वो भी जो है डेवलप कर पाएंगे अपने स्किल्स को। अटेनमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी जो कि आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, कि आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो आप सोसाइटी में जो है अच्छी तरह से रह पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज को भी ये डेवलप करता है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी, जो कि क्या थी आपकी, नो सीरियस थॉट गिवन, कोई भी सीरियस थॉट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया। शॉर्टेज ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज इतनी नहीं थी क्योंकि पर्टिकुलर किसी भी वोकेशनल फील्ड की टीचर्स जो है एक्सपर्टाइज नहीं मिलते थे। लैक ऑफ फाइनेंसेस भी जो है इसमें कम लगते थे क्योंकि टीचर ट्रेंड नहीं मिलती थी, एब्सेंस थी उनकी। लैक ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस, वही सेम इसमें आएगा कि भाई टीचर्स ट्रेन नहीं है तो बच्चों को गाइडेंस कैसे मिलेगी उस स्पेशल फील्ड की। देन उसके बाद प्रेस्टीज ऑफ यूनिवर्सिटी जो हैं वो एकेडमिक कोर्सेज करवाती थी, उनकी ग्रेटर प्रेस्टीज महसूस करती थी वो उसमें। वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो उनकी प्रॉपर रिस्पॉन्स को मीट नहीं करते थे। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब इसमें एक तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, कैरिकुलम बहुत ज़्यादा नैरो था, बच्चे के पास इतने ऑप्शंस नहीं होते थे जब वो लेने जाता था एडमिशंस, इसलिए वोकेशनल स्टडीज़ की डिसएडवांटेजेस हैं। अलग अलग जो हैं इसके लिए एफर्ट्स किए गए थे वोकेशनलाइजेशन के लिए, जैसे वुड्स डिस्पैच ने दिया था अपना, सर्जेंट प्लान में दिया गया था। देन उसके बाद जो है इम्प्लीमेंट हो पाया ये, जैसे कि कोठारी कमीशन ने जो इसके लिए कहा गया था कि वोकेशनल एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अगर एकेडमिक में अच्छे नहीं जा रहे हैं, ड्रॉप आउट्स अगर हमें कम करने हैं तो वोकेशनलाइजेशन उनकी टारगेट फील्ड, उनकी टैलेंटेड फील्ड जो है वो चूज़ करेंगे बच्चे, तो फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। ये जो है फिर उसके बाद एनसीईआरटी में 1986 में आया था कि जो भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन होंगी वो क्या करेंगी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन उसकी वोकेशनलाइजेशन जो है वो मॉडल तैयार करेंगी। मॉडल तैयार करने के बाद जो है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और फिर उसके बाद वोकेशनलाइजेशन की जा सकती है स्टडीज़ में। तो ये चीज़ें थी। अब मैंने इसके बेनिफिट्स, मेरिट्स आपको डीमेरिट्स बता दिए हैं, ये चाहे कितना भी लंबा कर लीजिए वही रहेंगे इसके। देन उसके बाद आपका आता है
का आता है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। लैंग्वेज क्या होती है? पहले तो लैंग्वेज जो होती है वही एक ऐसा माध्यम है जो कि कम्युनिकेशन का, जिससे कि आपको कोई भी चीज समझ आती है। तो एजुकेशन की फील्ड में लैंग्वेज सबसे ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज अगर बच्चों को समझ ही नहीं आएंगी कोई चीज, क्योंकि अगर आप अपने कॉमन देखिए, हम अपनी कोई भी चीज कैसे समझ पाते हैं? अपनी पहले नॉर्मल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद किसी भी चीज को हमें समझ आती है। तो वही होती है लैंग्वेज, एक माध्यम होता है आपकी कम्युनिकेशन का कि बच्चा उसको कैसे समझ पा रहा है। तो सबसे पहले जो है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में ये कहा गया कि आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो रहेंगी वो मदर टंग में रहेंगी। देन उसके बाद जो है इंग्लिश एज अ मीडियम बना दिया गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन में, और हिंदी जो है वो एक लिंक लैंग्वेज की तरह यूज होगी। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का कैसे इंप्लीमेंट हुआ और कौन कौन सी लैंग्वेज थी इसमें, वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था इसका, जिसमें प्राइमरी लैंग्वेज थी आपकी मदर टंग आएगी, रीजनल लैंग्वेज आएगी, या मिक्स कैरिकुलम आएगा मदर टंग का और रीजनल लैंग्वेज का। सेकंड लैंग्वेज आपकी कौन सी होगी? हिंदी या इंग्लिश हो सकती है। थर्ड लैंग्वेज कौन सी होगी? आपकी मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है। फिर इसका आया था सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला में क्या था? आपकी फर्स्ट लैंग्वेज तो है वो सेम ही रहेगी आपकी, देन सेकेंड जो है वो मॉडर्न या जो आपकी इंग्लिश हो जाएगी वो लैंग्वेज होगी, देन थर्ड जो है वो हिंदी या संस्कृत रहेगी। ये आपके फॉर्मूला था इसमें जो थ्री लैंग्वेज में आपके आया था। देन उसके बाद अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं कि लोअर प्राइमरी में कौन सी होनी चाहिए, हायर प्राइमरी में, और लो सेकेंडरी में एंड हायर सेकेंडरी। जितने छोटे बच्चे होंगे उनकी एक ही लैंग्वेज लगेगी जो कि उनकी मदर टंग होगी, ताकि वो नेचुरली जो है ग्रो कर पाएं और अच्छी तरह सीख पाएं। देन उसके बाद जो आपकी सेकंड आती है जो कि हायर प्राइमरी है, उसमें आपकी टू लैंग्वेजेस आ जाएंगी। जैसे एक मदर टंग है, दूसरी आप कोई भी ले सकते हैं लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी हो, जैसे हिंदी है या इंग्लिश है। देन उसके बाद आपकी जो आपकी लो सेकेंडरी में आएंगी उसमें थ्री लैंग्वेज का फॉर्मूला आ जाएगा। देन उसके बाद जो है आपकी हायर सेकेंडरी जो होगी उसमें टू लैंग्वेज कंपलसरी हो जाएंगी। इसमें कंपलसरी नहीं है, जो आपकी लो सेकेंडरी है उसमें कंपलसरी नहीं है, जो हायर सेकेंडरी है उसमें कंपलसरी हो जाएंगी एजुकेशन, और आपको जो है इनमें से चूज करनी पड़ेंगी। तो ये आपका था थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी होगी, सेकेंडरी कौन सी होगी, और थर्ड लैंग्वेज कौन सी होगी। थर्ड मतलब कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज को कहा गया है। फिर एक सेकंड फॉर्मूला था इसका। सेकंड फॉर्मूला में फर्स्ट लैंग्वेज तो मदर टंग की रहेगी, सेकंड आपकी इंग्लिश या मॉडर्न लैंग्वेज रहेगी, और थर्ड जो है वो हिंदी या संस्कृत रहेगी। तो ये आपके थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला था इसका। और ये जो है थ्री लैंग्वेज जो है एक्चुअल में फॉर्म हुआ था 1968 में। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है।